आज हम मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लेक्चर 1 में आपने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और देखते हैं कि मैट्रिसेस का कितने सारे टाइप्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ जो भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले ये सारे डेफिनेशन आप कॉपी में लिख लीजिएगा। हर एक टॉपिक का मैं एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, आपको भी लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। अब क्या होता है, हमने जब पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट्स हम लोग बना लेते हैं 4 5 6 2 1 5। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। उसी तरह ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है एंड ये कॉलम नंबर 3 है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखना था। ठीक है, और ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 into 3। अब आते हैं रो मैट्रिक्स पे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो, सिर्फ एक सिंगल रो, तब हम लोग उस मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो ये रो मैट्रिक्स हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे रोज हैं 3। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स यहाँ से टूट जाए, ये एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाए, ये वाला एक मैट्रिक्स है A is equal to दिस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम तो ठीक है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे है, रो से है। एक रो होना ही चाहिए। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, सपोज दैट B is equal to 1। ठीक है, इसमें रो कितने हैं, अगर हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो सिर्फ एक लाइन बनेगा, यानी सिर्फ एक रो है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब इस रो मैट्रिक्स, पहले वाले रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहले हम लोग रो लिखते हैं इसलिए 1 into, कॉलम 3 है इसलिए 3। सेकंड वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो 1 है इसलिए 1 into, कॉलम भी 1 है इसलिए 1। तो ये होता है रो मैट्रिक्स। तो आप रो मैट्रिक्स के डेफिनेशन के नीचे उसका एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड पे हम लोग आते हैं जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से सिर्फ एक सिंगल रो था तो हमने उसे रो मैट्रिक्स कहा, उसी तरह से अगर सिर्फ एक सिंगल कॉलम हो तो हम लोग उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एग्जांपल होगा, मान लीजिए लिखा है 1 2 0। इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक, ये वाला लाइन। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम सिर्फ एक हो तो हम लोग उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग ऑर्डर लिखें तो क्या ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, तो यहाँ रो कितने दिख रहे हैं आपको 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। यानी कॉलम के प्लेस पे जब भी 1 लिखा रहेगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक और चीज, हमने एक एग्जाम्पल लिया था रो मैट्रिक्स में 1 या 2 कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है, कोई एक एलिमेंट है। ये कैसा एग्जाम्पल है जो कि रो मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करता है और कॉलम मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करता है। ऐसा क्यों, देखिए इसमें सिर्फ एक रो है तो रो मैट्रिक्स कहेंगे ऑब्वियसली। इसमें एक ही कॉलम है इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल रो मैट्रिक्स में भी हो सकता है और कॉलम मैट्रिक्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले मैट्रिक्स पे, थर्ड, जो कि है हमारा जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो जीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब होता है अ मैट्रिक्स विथ ईच एलिमेंट इज जीरो।
नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें रो या कॉलम से कोई लेना देना नहीं है आपको, बस एक मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें जो भी एलिमेंट है वो जीरो हो। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को कहेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अगर वही एग्जांपल हम लोग ले यहाँ पर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही एलिमेंट है वो भी क्या है, जीरो है। ठीक है, आते हैं अपने थर्ड नंबर के फोर्थ नंबर के मैट्रिक्स पे, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नॉर्मल स्क्वायर शेप का जो प्रॉपर्टी होता है वो आपको ऐसे ही पता होगा कि जिसमें लेंथ ब्रेथ सब इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उसको स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ तो होता नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है तब हम लोग उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर 2 रो है तो कॉलम भी 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 रो है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक कॉलम और एक रो के लिए एग्जांपल ये हो जाएगा। कॉलम भी एक है, रो भी एक है, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और भी देखते हैं, यहां कॉलम भी 2 हैं और रो भी 2 हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और भी देख लेते हैं, यहां पर देखिए रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी ही जान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का मैट्रिक्स दिया हो सकता है। रेक्टेंगल का सिंपल सा मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 रो है 3 कॉलम है, या 3 कॉलम है तो 1 रो है, मतलब दोनों अलग अलग है, तब हम लोग उस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा जैसे कि ये 1 2, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ 1, तो अलग हो गया दोनों, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, नो इट्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जानने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या होता है डायगोनल। सबसे पहले जानते हैं कि ये डायगोनल क्या होता है। शेप्स के अंदर अगर कोई भी आपको रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप बनाया हुआ हो तो आपको पता होगा कि डायगोनल क्या होता है। सपोज दैट कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो भी है, अगर इन दो ऑपोजिट वर्टिसेस को या 2 अल्टरनेट वर्टिसेस को जब हम लोग मिलाते हैं तो जो लाइन हमें मिलता है दैट इज डायगोनल। ठीक है, तो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिसेस में क्या होता है, डायगोनल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वो स्क्वायर हो। ठीक है, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो आपको एक प्रॉपर डायगोनल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज तो पक्का है कि अगर डायगोनल का सवाल आया है कहीं भी तो वहां स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होना चाहिए। तो सपोज दैट कि हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 5 0 1 2 3 -1 5। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर है। अब डायगोनल देखिए, अगर कोई शेप होता तो एक डायगोनल तो ये होता, ये वाला, और एक डायगोनल इधर से बनता। बट मैट्रिसेस में हम सिर्फ फर्स्ट डायगोनल लेते हैं, यही रूल है। ठीक है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से जो एलिमेंट मिलता है उसका जस्ट एंड तक लेना होता है, वही हमारा डायगोनल बनाता है। ठीक है, तो यानी कि इस मैट्रिक्स में 1 1 5, अगर हम इसे अलग करें थोड़ा तो ये कैसे लिखा जाएगा 1 1 5। ठीक है, इस 1 1 5 को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। और डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होता है। और एक
पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर डायगोनल एलिमेंट कौन होंगे, अगर इधर से हम देखें तो 2 और 3, तो 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। तो देखिए हमने यहाँ सीखा कि ये जो 3 एलिमेंट्स मिले हमें, या यहाँ ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, सर्कल कर लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, उनको क्या करेंगे, तो जो डायगोनल में नहीं आते हैं उनको हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं दे ऑल आर नोन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और यहां कहा जा रहा है ना कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसका कोई वैल्यू होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई एक नंबर होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। तब जाके उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एलिमेंट्स है, वैल्यू है, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं। तब जाके उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। सबसे पहले हम लोग इसके एलिमेंट्स को सर्कल करते हैं जो कि डायगोनल हो। ये देखिए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये 4 मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है वो ये कि जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उतने ही एलिमेंट्स भी होंगे डायगोनल पर। अगर 4 into 4 ऑर्डर का है तो डायगोनल में 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर 3 into 3 ऑर्डर का है तो डायगोनल में 3 एलिमेंट होंगे। इसके अलावा जितने भी बचे, ठीक है, जो सर्कल से बाहर दिख रहे हैं आपको, वो सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस पे नंबर ना लिख के 0 लिखा हो तो कितना अच्छा होगा। अब जाके इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के बाद अगर कभी भी कहीं भी डेफिनेशन में डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है या क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए आपको कहता है फाइंड अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो आपको पहले ही समझ जाना है कि जैसे ये पोजीशन A11 होता है उसके बाद के एलिमेंट्स 0 होंगे। उसी तरह जब हम सेकंड रो में आएंगे तो सेकंड रो में आने का मतलब है सेकंड एलिमेंट होगा, बाकी सारा 0 होगा। थर्ड रो में आने का मतलब होता है थर्ड एलिमेंट होगा, बाकी सारा 0 होगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि डायगोनल पे एलिमेंट्स होने चाहिए नंबर्स, उसके अलावा बाकी सारे के सारे 0 होने चाहिए। नन ऑफ 1 कैन बी अ नंबर, ठीक है। 0 भी एक नंबर है, बट होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर क्या होता है, ये तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। स्केलर का मतलब होता है नंबर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर में भी कैसे नंबर्स, अगर मैथमेटिकल बात करें हम लोग तो नंबर्स का मतलब होता है 0 को छोड़ के नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तभी वो स्केलर वैल्यूज कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ठीक है। 0 हम लोग स्केलर में इंक्लूड नहीं करते हैं। आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे और डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डेफिनेशन में सबसे पहला चीज आया डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपके दिमाग में ये चीज तुरंत आ जाना चाहिए कि अच्छा सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। Which has all the diagonal elements equal। स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि पहला तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल
इक्वल होने चाहिए, जैसे कि इस तरह का। देखिए फर्स्ट रो था इसलिए पहला एलिमेंट मैंने लिया, सेकंड रो था इसलिए सेकंड लिया, थर्ड था इसलिए थर्ड लिया, बाकी सारा जीरो। अब ऑब्वियसली ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर जीरो, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स का। ये जो डायगोनल के आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये तीनों आपस में इक्वल है, 2 2 2 1 1 1 कुछ भी सेम नंबर होता तो इसको हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स पे और डायगोनल मैट्रिक्स। इसके भी डेफिनेशन में पहले ही लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यानी डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो है, विच हैज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स 1। मतलब जो यहाँ 2 2 3 3 कुछ भी लिखा है ना, अगर ये सारा 2 3 4 5 के अलावा 1 1 1 हो जाए तो इस स्पेशल मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और ये यूनिट मैट्रिक्स आपके बहुत काम का है। बिना यूनिट मैट्रिक्स के किसी भी हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करना आपको आना चाहिए। तो जब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो चलिए ये भी सीख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। अब जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए आपको कहा जाए 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनाना, तो 2 ऑर्डर मतलब आप समझ गए कि आपको 2 रो लेना है और 2 कॉलम लेना है। यूनिट मतलब तो ऑब्वियसली स्क्वायर होगा ही होगा, तो 2 आपको रोज लेना है। तो मैंने क्या समझाया है, अगर हम पहला रो लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो 1 के अलावा जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो 0 होगा। और क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 ही ऑर्डर का लिखना है तो एक ही और लिखेंगे ना। जब हम सेकेंड रो में आएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो होगा नहीं, सेकेंड रो में आ गए हैं इसलिए एलिमेंट भी क्या लेंगे, सेकेंड। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा और सेकेंड एलिमेंट 1 हो जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब 2 ऑर्डर का है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। अगर आपको 3 ऑर्डर का बनाना है तो क्या करेंगे, पहले रो के पहले एलिमेंट को लिखेंगे, बाकी दोनों 0 हो जाएगा क्योंकि 3 ऑर्डर का है। दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट को लिखेंगे, बाकी सारा 0। तीसरे रो के तीसरे एलिमेंट को लिखेंगे, बाकी सारा 0। ये 3 ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये बहुत काम का है, हमारे आगे बहुत काम आने वाला है। तो अब हम लोग आते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स पे, ठीक है। कंपैरेबल मैट्रिक्स पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Two matrices are called comparable if comparable matrix if they are of same order। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ना तो सबसे पहला चीज होता है कि वो सेम क्वांटिटी से बिलोंग करना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। कंपैरिजन का रेशियो जब आपने बचपन में पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि कंपेयर करने से पहले हम लोग उनका यूनिट इक्वल करते थे। अगर यूनिट इक्वल नहीं होता है तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो कंपैरेबल मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस कंप्लीटली डिपेंड करता है अपने ऑर्डर पे, क्योंकि उसका ऑर्डर ही बताता है कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो दो अगर मैट्रिसेस को कंपेयर करना है तो बहुत सिंपल सा चीज ये है कि दोनों को ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इफ दे हैव इक्वल ऑर्डर देन दे आर कंपैरेबल। कंपैरेबल कहने का मतलब है हम लोग ग्रेटर लेस डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स बड़ा है कौन छोटा है। हम लोग दोनों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिपेंड अपॉन कंडीशन, ठीक है। लेकिन ऐड कर सकते हैं या नहीं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये सबसे पहला डिपेंड करता है उनका ऑर्डर इक्वल है या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। एज ए एंड बी हैज इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डर सो दे आर कंपैरेबल। अब मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं सी,
2 into 1, क्योंकि कॉलम एक है। तो क्योंकि दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैरेबल नहीं है। बस यही होता है कंपैरेबल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ट्रू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद हैविंग सेम एलिमेंट्स। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, अब इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड है कि क्या सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। इसीलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कंपैरेबल नहीं इक्वल मैट्रिक्स करेंगे। अगर सिर्फ ऑर्डर सेम हो लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हो तो उसको हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर सब कुछ एक जैसा हो तो उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नया चीज राइज होता है। ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अब हम लोग थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। अगर हम लोग इस टॉपिक में हैं तो इक्वल मैट्रिसेस में सबसे पहले हमें पोजीशन का पता होना चाहिए कि हम पोजीशन कंपेयर किस तरह से करते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी भी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इन दोनों के बीच इक्वल का साइन क्यों है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी इक्वल है। आप देखकर भी बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। कैसे? ऐसा क्या कंपेयर कर लिया आपने? तो इसका आंसर है कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर किया, अगले वाले को वहां, मतलब पोजीशन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर यहाँ फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं तो यहाँ भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिए। इस पोजीशन का कंपैरिजन किसी और पोजीशन के साथ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं पोजीशन को। अब मान लीजिए इसका पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या होता है। 3 4 1 2। अगर जनरली सिर्फ हम लोग देख कर बोले तो अभी भी ऐसा लगेगा कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल है। लेकिन क्या पोजीशन के एलिमेंट्स इक्वल हैं? फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट की इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। दो मैट्रिसेस जब आपस में इक्वल होते हैं तो दे आर इक्वल बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। अपने पोजीशन के कारण वो दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम एलिमेंट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। इसका यूज बेसिकली हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के जो क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे x y z ऐसा कुछ भी दिया होता है ना जो a b c, उसमें ये काम आता है। कैसे? ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी देता है तो आपको कुछ वेरिएबल देता है, ठीक है, और दो मैट्रिसेस देता है जिसके बीच इक्वल का साइन है। अब जब ऑलरेडी इक्वल का साइन है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे। यहां मान लेते हैं x है, यहां मान लेते हैं 2x है, यहां मान लेते हैं y है, यहां मान लेते हैं z है। अब आपको x, y और z का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर 2 बार x है इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक से निकाल लीजिए बराबर नहीं आएगा। तो अगर x को देखें तो पोजीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको आंसर लिख देना है, हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड z इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर। ये तो बहुत ही इजी था। एक और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 8। ठीक है, सबसे पहले तो x माइनस वाई अगर लिखा है तो ऐसा नहीं है कि x अलग एक एलिमेंट है, y अलग एक एलिमेंट है। ठीक है, दोनों एक साथ लिखा है मतलब सेम एलिमेंट है। हम लोग
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और हमारा x एंड y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंपैरिजन करके पोजीशन को इक्वल करके हम लोग वेरिएबल्स का आंसर लाते हैं। वेरिएबल्स के आंसर्स को लाने के लिए इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है। तो फिलहाल तो ये बस समरी था। एक्चुअली ये टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कितने तरह के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। तब तक आप डेफिनेशन वगैरह को अच्छे से कर लीजिए, इस टाइप के थोड़े बहुत क्वेश्चंस को बनाइए। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।